नमस्कार, मानस मिश्रा ऑल न्यूज 20 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कॉलेजियम को लेकर के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने बड़ा बयान दिया है और ये बयान नहीं है, उन्होंने सीधे तौर पर कॉलेजियम को डिफेंड किया। एनजेएससी को लेकर के चुप्पी साधी और जसवंत वर्मा जिनके घर 15 करोड़ रुपए कैश की बात कही जा रही थी, उनको लेकर भी क्या बयान दिया, काले भेड़ का क्या एग्जाम्पल दिया, उसको दिखाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और इस वीडियो को जितना हो सके अपने हित मित्रों को शेयर करिएगा, क्योंकि यह है हमारे देश के न्यायपालिका का सच। अगर निशिकांत दुबे कुछ कहते हैं तो उनके ऊपर कार्रवाई की बात की जाती है। उपराष्ट्रपति कुछ बोलते हैं तो उनके ऊपर भी कार्रवाई की बात की जाती है कि मतलब उपराष्ट्रपति अपनी चीजों को भूल रहे हैं, लिमिट को भूल रहे हैं। राष्ट्रपति भी जब उन्होंने बोल दिया है कि राष्ट्रपति ने बोल दिया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका के ऊपर कि जो उनको पर नकेल कसी गई थी, तो बहरहाल हम आपको लिए चलते हैं आखिरकार कॉलेजियम को लेकर क्या बड़ा एग्जाम्पल दिया। और एग्जाम्पल वाकई में हमें तो देखिए, अगर पर्सनल लाइफ जाना जाए तो बचकाना सा लगा। ये एग्जाम्पल कैसे कोई दे सकता है? तो वीडियो को लाइक शेयर करिएगा और जितना हो सके अपने मित्रों को पहुंचा दीजिए। बढ़ते हैं खबर की तरफ। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई ने कहा कि जो ये कॉलेजियम सिस्टम है, जो लोग बात करते हैं, उसमें उन्होंने उदाहरण दिया। उनका जो वक्तव्य था, उन्होंने कहा अगर एक आईएएस का बेटा आईएएस बन सकता है, उसका हक है। एक नेता का बेटा नेता बन सकता है, उसका हक है। तो क्या एक जज के बेटे को जज बनने का हक नहीं है? सोचिएगा, कंपैरिजन में मतलब ये जो कंपैरिजन कैसे किया जा रहा है, आईएएस से यो कॉलेजियम के तहत जजों का सिलेक्शन जो हो रहा है उससे किया जा रहा है। एक आईएएस का सिलेक्शन कैसे होता है? आप मिलॉर्ड, आप सभी इस पर प्रतिक्रिया और राय जरूर व्यक्त कीजिए इस पूरे वक्तव्य पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के, कि क्या एक आईएएस का बेटा नॉर्मलाइज किसे बनता है? आईएएस के लिए यूपीएससी का एग्जाम होता है, जिस एग्जाम को क्रैक करने के लिए दुनिया का सबसे टफेस्ट एग्जाम है, जिसको क्रैक करता है उसके लिए प्री एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ता है, जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन होता है, उसके 4 ऑप्शन होते हैं और कई सब्जेक्ट्स होते हैं उसमें जो क्वेश्चन आते हैं। पूरे देश दुनिया से लेकर हर टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, तब जाके उसको प्री क्वालिफाई होता है। पहला स्टेज क्लियर करता है, फिर मेंस क्वालिफाई करता है। मेंस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं आते हैं, थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन आता है, उस पर बड़े बड़े चीज़ों में लिखने पड़ते हैं, एस्से जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उसको लेकर के वो मेंस क्वालिफाई करता है। ये क्वालिफाई करने के बाद इंटरव्यू क्वालिफाई करता है। इंटरव्यू में बड़े पैनल बैठा होता है, उसमें किसी का पापा, किसी का बेटा, किसी का चचा, किसी का नाना नहीं बैठा होता उस पैनल में। उस पैनल में नहीं पता होता कैंडिडेट कौन है और कौन किसका है। बस उनका सिलेक्शन, उनको सिर्फ कैंडिडेट के एक्सपीरियंस, उसके एक्सपर्टाइज पे सिलेक्शन होता है। तो ये है सिलेक्शन का तरीका। फाइनल लिस्टिंग बनती है, तब जाके आईएएस बनता है। तो आईएएस का बेटा आईएएस बनता है। इसको आप कॉलेजियम के जजों की तुलना कैसे कर सकते हैं? आगे बढ़ते हैं। नेता का बेटा नेता कैसे बनता है? ये कुछ हद तक हो सकता सही, लेकिन पूर्ण हद तक ये भी सही नहीं है। हम सबसे बड़ा उदाहरण देश का ले लेते हैं राहुल गांधी को। राहुल गांधी देश के पूर्व प्रधानमंत्री के बेटे, पूर्व प्रधानमंत्री के पोते, मतलब उनके पूरा खानदान ही प्रधानमंत्री रहा। उसके बावजूद भी राहुल गांधी को नेता बनाने के लिए, देखिए, किसी भी पिता को अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए यह उसका अधिकार है कि अपने बेटे को आगे बढ़ाने के लिए पूरा जोर लगाएगा, कहीं पर भी होगा। वो चाहेगा बेटे को सेट करे, इसके लिए कोई भी उसका ये राइट्स नहीं छीन सकता है, चाहे वो जज हो, चाहे वो नेता हो, चाहे वो आईएएस हो, वो पूरी तरह से लगा। लेकिन एक उसका भी एक लिमिट है। उस हद तक ही ऐसा नहीं होगा कि आईएएस के एग्जाम में बेटे का एग्जाम का जो रिटर्न या कोई भी एग्जाम है वो जाकर के आईएएस उसका पिता देकर के आ जाएगा, कतई नहीं। उसी बेटे को देना पड़ेगा, उसी को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो उसी प्रकार नेता का भी बेटा नेता बनता है। उदाहरण के तौर पर रायबरेली से, भले ही पूरा चीज था, लेकिन रायबरेली से राहुल गांधी को चुनाव लड़ना पड़ा। रायबरेली से राहुल गांधी को जीत हासिल करनी पड़ी। ये अलग बात है कि सोनिया गांधी ने, उन लोगों ने अपने
मेरे पिता ये थे, मेरे दादी ये थी, मेरे नाना ये थी, इतना कह के कुछ भी कह के जनता का वोट हासिल करना पड़ा। और यही वही राहुल गांधी है जो वहीं बगल में अमेठी से चुनाव हार गए थे। को नेता को स्टैब्लिश करने के लिए भले वो परिवार का है, उसको जनता का वोट लेना पड़ता है। और मैंने कहा ना कि पिता का हक या उसके परिवार का हक कोई नहीं छीन सकता कि अपने बेटे को, अपने परिवार के व्यक्ति को आगे ले जाने के लिए पूरा जोर मशक्कत लगा रहे हैं, तो वो हक कोई नहीं छीन सकता है। अब आते हैं कॉलेजियम पर। कॉलेजियम में कौन सा एग्जाम दे करके जज बनते हैं? अगर हाईकोर्ट में जो वकील हैं बैठे हुए हैं, जो चीजें हैं, जब सुप्रीम कोर्ट उसके जज बनते हैं, हाईकोर्ट के जज बनते हैं, तो क्या होता है? कोई एग्जाम देते हैं वो लोग बनने के लिए, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनने के लिए कोई एग्जाम ले आता है। सीधे 4 लोग की कॉलेजियम सिस्टम वो होता है, वो बैठता है। वो कॉलेजियम सिस्टम क्या करता है? वो इस तर्ज पर काम करता है कि मैं तेरे बेटे को जज बनाऊं, तुम मेरे बेटे को जज बनाओ। जब फाइल आती है तो पता होता है कि गवाई साहब का बेटा, उदाहरण के तौर पे कर रहा हूं, कि गवाई साहब का बेटा, सिन्हा साहब का बेटा है, जो फाइल आई है, जो हमारे जज रहे हैं, यहाँ के जज रहे, वहां के जज रहे, पता होता जज को, तब वो जाकर के वो देखता अच्छा ये है, तो उनका सिलेक्शन होता है। तो मैं ये नहीं कहता हूं कि पिता को जज बनाने का हक नहीं, बनाया जा हक, लेकिन उसका क्राइटेरिया तो चेंज हो। अगर बाप के हाथ में ही फाइल आएगी या उसके दोस्त के हाथ में फाइल आएगी कि मेरे दोस्त का बेटा ये जज बनना चाह रहा है, तो जज बन सकता है, तो उसको जज बना दिया जाएगा। अब दूसरे पेज पे आते हैं। अब यहां इस पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कि आखिरकार कॉलेजियम सिस्टम में ये खामी क्यों, और आज क्या क्या जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी आर गवई साहब ने कहा है कि जज का बेटा, जो आईएएस का बेटा आईएएस और नेता का बेटा नेता, तो जज का बेटा जज क्यों? क्या ये तुलना सही है? क्या ये तुलनात्मक सही तरीके से तुलना का या उदाहरण दिया जाना सही है? आपको लग रहा है? अपने कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिएगा। दूसरा था एनजेसी पर। एनजेसी पर चुप्पी क्यों साधे रहते हैं लोग? सोचिए, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी 2015 में एक बिल लाया गया जो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से पास करा करके राष्ट्रपति का सिग्नेचर करा के उसको पास करा दिया गया बिल को। और उसके बाद वो जैसे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंचता है, चंद सेकंड में धराशायी हो जाता है। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर बॉस बैठाना नहीं चाहता। कोई भी अपने ऊपर बॉस नहीं देखना चाहता, बैठाना चाहता है। उन्होंने कहा कतई नहीं, हम अपने में दखलंदाजी नहीं चाहते हैं। अगर दखलंदाजी नहीं चाहते हैं तो कम से कम आपको एक सिस्टम बनाना होगा। वो सिस्टम बनाइए। अब इतना दबाव पड़ने के बाद पूर्व सीजेआई खन्ना साहब, उन्होंने क्या किया? उन्होंने ये कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे, जब किसी कैंडिडेट की प्रोफाइल आएगी तो हम वहां इंटरव्यू लेंगे, उसको बुलाएंगे, देखेंगे, चाचेंगे, परखेंगे, तब उसको करेंगे। अब सोचिए, 5 लोग बैठे हैं और जो 5 में से एक दूसरे को स्वाइप कर देंगे कि तुम्हारे बेटे का तुम लोग इंटरव्यू, मेरे बेटे का तुम इंटरव्यू, मतलब इस तरह से स्वाइप हो जाएगा। मतलब अपने बेटे का इंटरव्यू नहीं लेंगे, लेकिन पता होगा, मुझे पता होगा कि ये जो मेरे पास कैंडिडेट आ रहा है वो उनका बेटा है, हमारे जो सहपाठी, हमारे सहयोगी जो हमारे साथ रहते हैं, वो इनका बेटा है। तो सोचिए वो सिलेक्शन किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। आप कुछ भी देख लीजिए, कैंडिडेट से बात कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए। एक ह्यूमन एरर तो होता है ना, ह्यूमन सिंपैथी भी होगी ना कि मेरे सहयोगी का बेटा है, और आप कहते हो कि आप बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हो कॉलेजियम को टैटल, तो आप एनजेसी नहीं लाने दोगे? नहीं लाना, ठीक है। आपको इस तरह से दूसरी क्राइटेरिया फिट करो ना, कोई एग्जाम आप कराओ, कोई एग्जाम क्राइटेरिया करो जिसमें आप जजों की कमेटी हो, जजों की एक तरह से एक जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमेटी, इस तरह से आप सिस्टम बनाए जो एग्जाम ले, एग्जाम के दौरान उनको सिलेक्शन किया जाए, उनकी ट्रेनिंग हो जाए, फिर जाकर के वो एक मानक के अनुसार फिर उनको सिलेक्शन फाइनल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के तहत हो, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी आपको। आप एचआर की टीम बुलाइए ना, लीगल एचआर की टीम रखिए आप, जो जजों की टीम हो, जजों के रिटायर्ड जजों की टीम हो, तो सिलेक्शन होगा क्लियर, तब उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। अब इस सिस्टम को एनजेएससी को ध्वस्त कर दिया गया। अब बात आई एक और सी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने बोला
उन्होंने भ्रष्टाचार पर बोला, उन्होंने कहा साफ एक चीज उन्होंने बड़ा अच्छा किया कि भ्रष्टाचार को हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बात सही है कि भ्रष्टाचार को नहीं आप बर्दाश्त करेंगे, लेकिन उन्होंने कहा हर जगह काले भेड़ पाए जाते हैं। काले भेड़ मतलब जैसे मतलब गलत लोग की तरह से, उदाहरण के तौर पर काले भेड़ का उन्होंने एग्जाम्पल दिया। तो उन्होंने जस्टिस यशवंत वर्मा के बारे में जिक्र किया कि भाई नगाड़े के बराबर हमारे सिस्टम में जज के लोग में न्यायाधीश बहुत कम ही होते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा रहे हमारे यहाँ नहीं है, हमारे यहाँ तो जब जैसे आदमी जब जज बनता है उसको एकदम हम लोग तुरंत ऐसा मशीन लगा के ऐसी यूं मशीन लगा के उनका माइंड वैसे वॉश करके यूं करके और ये भ्रष्टाचार गया, वो सोच ही नहीं सकता भ्रष्टाचार के लिए, उसके माइंड नहीं काम करता। लेकिन 15 करोड़ रुपए यशवंत वर्मा के घर पकड़े गए। इस बात को भी एग्जैक्ट फिगर तो नहीं पता चल पाया, लेकिन पैसा तो पकड़ा गया, चाहे 1 रुपया पकड़ा गया हो। भ्रष्टाचार का था, कैसा था वो, भ्रष्टाचार का ही था। तभी उसके बावजूद भी सोचिए जब पकड़ा भी गया तब भी जो कह रहे हैं कि काले भेड़ के बराबर है, पकड़ा भी गया उसके बावजूद भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि भैया तुम इस्तीफा दे दो। कहते मैं इस्तीफा नहीं दूंगा। अब क्या हो रहा है, वो उन्होंने पत्र लिख दिया कि आप महाभियोग लेकर आइए, अब राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र लिख दिया गया। अब क्या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, क्या आप उन साहब को जेल भेजेंगे? क्या उनके ऊपर पैसे की रिकवरी होगी? क्या उनके ऊपर भ्रष्टाचार की जांच होगी? क्या उनके द्वारा किए गए केसेस के जांच करेगा? कौन करेगा? कुछ नहीं हुआ, सब 0 सन्नाटा। ये है न्यायपालिका, ये है सच हमारा जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं, ये है सच्चाई। और जज साहब करें हमारे यहाँ तो काले भेड़ के बराबर भ्रष्टाचार है। अगर यही किसी सरकारी कर्मचारी का होता, कोई आईएएस होता, कोई पीसीएस होता, कोई अदला सा सफाई कर्मचारी, बहुत सारे देखा ना कि बहुत सारे लोगों की जगह पर दूसरे लोग काम कर रहे हो तो जो पकड़ा जाता तो फिर क्या होता है, वो गिरफ्तारी होती है, उसके ऊपर कार्रवाई होती है, उसके बाद उससे पैसा रिकवर किया जाता है, जितना पैसा उसने भ्रष्टाचार में किया गया। छोटे से प्यून के पद पर भी अगर सरकारी होगा, प्यून के पद पर भी यही काम किया जाता है और आईएएस से सबके सब पर होता है कार्रवाई, गिरफ्तारी तक होती, जेल भेज दिया जाता उनको। इनको क्या कोई जेल जज को भी देखा आपने जाते हुए 1-2 केसेस को छोड़ करके? 75-80 सालों से जज ने कोई भ्रष्टाचार ही नहीं किया। जहां हर चौराहे हर कचहरी कोर्ट में पैसे लेकर तारीख पे तारीख खेल खेला जाता है वकील जज हो रहा। आपसे अनुरोध है, वीडियो को लाइक से जरूर करिए, कमेंट बॉक्स में प्रतिक्रिया राय जरूर दीजिए। हम देश हित में काम करें, नीचे दिए नंबर्स पर सहायता राशि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का जरूर भेजें। बने रहे न्यूज़ के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।